नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सारनाथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात ईबीएस के पूरे 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप ये मान के चल लीजिएगा कि जो 28 नवंबर 2026 को आपका पेपर होगा उसमें बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम जो प्रश्न लेकर आए बहुत ही सोच समझ के चूज करके लाए हैं, जो कि आपके 3, 4 और 5वें क्लास के ईबीएस के क्वेश्चन हैं। और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन लाया हूं मैं विद एक्सप्लेनेशन लाया हूं, जिससे ये क्वेश्चन ना सही इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अपने एग्जाम में कर लें सेकंडों में। तो समय को गवाए बिना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं भी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भोजन पकाने उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अचार में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चीनी और पानी, नमक और तेल, हल्दी और दूध और केवल मिर्च। ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, हमने पिछली वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। उसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये कह रहा था कि भाई अचार को सुखाते क्यों हैं, तो वो सुरक्षित करने के लिए सुखाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसका जो पानी सूख जाए तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते, इसलिए सुखाते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें पानी आ रहा है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन नमक और तेल, बिल्कुल अचार में नमक भी डाला जाता है और तेल भी डाला जाता है सुरक्षित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और हल्दी और दूध, हल्दी तो मान सकते हैं, दूध नहीं होगा। केवल मिर्च नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी इसके बारे में डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि भाई नमक क्यों मिलाया जाता है, तेल क्यों मिलाया जाता है और कभी कभी सिरका भी मिलाया जाता है, और वो क्यों मिलाया जाता है इस बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जो अचार होता है उसमें नमक मिलाया जाता है, वो क्यों मिलाया जाता है ये देख लेते हैं। भाई नमक जो होता है ये नमी को सोखता है और बैक्टीरिया तथा फंगस को बढ़ने नहीं देता है। ये बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि आपने देखा होगा नमक जो होता है वो पानी को सोख लेता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर नमक आप खुले में छोड़ दें, खुले में कहीं पे नमक रख दें, खुले एरिया में कहीं पे नमक रख दें, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो गीला हो जाता है थोड़ा। तो वो क्या करता है भी, जो वायुमंडल की जो वाष्प होती है, जो नमी होती है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, सोख लेता है, तो उस वजह से ये गीला हो जाता है। तो इसलिए इसमें नमक मिलाया जाता है, जिससे कि वो नमी को सोख लेता है और बैक्टीरिया तथा फंगस को बढ़ने नहीं देता है। और हम जो आम का अचार अगर बनाते हैं तो उसे क्यों सुखाते हैं, इसीलिए तो सुखाते हैं कि उसमें नमी ना रहे भी। इसमें नमक डाल के उसकी जो हल्की फुल्की नमी रह भी जाती तो वो उसको सोख लेता है। इसके अलावा सरसों का तेल इसमें क्यों मिलाते हैं, ये खाद्य पदार्थों को हवा के संपर्क से बचाता है और एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। आपने देखा होगा, अगर किसी टब में या किसी गिलास में पानी भरा होता है, उसमें अगर हम तेल डाल दें तो तेल जो होता है पूरी एक लेयर बना लेता है ऊपर, जिससे कि क्या होता है, जो हवा होगी वो अंदर नहीं जा पाएगी, हवा के संपर्क से नीचे वाली चीज़ बच जाएगी। इसलिए हम इसमें तेल मिलाते हैं, अचार जो है हवा के संपर्क से बच जाएगा। इससे क्या होगा, सुरक्षात्मक परत बना लेता है, तो हवा नहीं लगेगी तो सुरक्षित रहेगा, वायरस बैक्टीरिया नहीं लगेगा, फंगस यानी फफूंदी वगैरह नहीं लगेगी। सिरका, सिरका सफ़ेद सिरका या गन्ने का सिरका जो होता है उसे क्यों मिलाते हैं, ये एसिडिटी बढ़ाकर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है। जो सूक्ष्म जीव उसमें बढ़ सकते हैं उनके विकास को रोकने के लिए सिरका भी कई बार यूज कर लिया जाता है अचार में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको केवल बी ऑप्शन लगाना था, नमक और तेल ही पूछा है, सिरका तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो कैसी लग रही है वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
मलेरिया बीमारी निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलती है? तो पिछली वीडियो में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि मलेरिया की बीमारी में किस पेड़ की छाल का यूज किया जाता है, तो हमने उसमें बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो मलेरिया बीमारी किसके काटने से होती है? भी मक्खी के काटने से नहीं होती है, कुत्ता के काटने से नहीं होती, मधुमक्खी के काटने से नहीं होती, वो होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर, यानी कि मच्छर के काटने से क्या होती है? मलेरिया की बीमारी हो जाती है मच्छर के काटने, वो भी मादा, मतलब मादा जैसे स्त्री पुरुष जो होते हैं ना, मतलब मेल फीमेल जो होते हैं, तो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से होता है, क्योंकि फीमेल जो होती हैं वही ज़्यादा खून पीती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि भाई मलेरिया की बीमारी जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है, ये तो बात हो गई। जब ये संक्रमित मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी, ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया की जो बीमारी होती है वो कैसे प्रवेश करती है? मच्छर के काटने से तो होती है, लेकिन कौन से परजीवी के प्रोटोजोआ के से प्रवेश करती है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मादा एनाफ्लीज मच्छर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हम बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जल चक्र यानी जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल में जल वाष्प के ठंडा होकर बादल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र जो होता है उसमें क्या होता है? जल वाष्प जो होती है, एक्चुअली क्या होता है, मान लो कोई तालाब है, यहाँ पे कोई तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा धूप निकलती है तो उससे क्या होता है, वायुमंडल के तापमान की वजह से इस तालाब से भाप बन के निकल जाती है। कहीं भी पानी भरा होता है तो वहाँ से भाप बन के ऊपर चली जाती है, भाप बन के ये ऊपर चला जाता है, पानी जो है भाप बन के ऊपर चला जाता है ऊपर। फिर वहाँ पे क्या करता है, ठंडा होकर बादल बना लेता है। यहाँ पे ठंडा होकर क्या बना लेता है? बादल बना लेता है, ठंडा होकर बादल बना लेता है। तो जो वाष्प बनकर गया इसे हम कहते हैं एवोपरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन ऊपर जो ठंडा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है जब एक ठंडा होकर इकट्ठा हो जाता है, बादल बन जाता है, और फिर जब ये नीचे आ जाती है बूंदों के रूप में पानी नीचे आ जाता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? जल वाष्प को के ठंडा होकर बादल बनने की प्रक्रिया भी हमने क्या बताई थी? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कोई तालाब है तो इसमें धूप की वजह से जो वाष्प बनकर पानी ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन ऊपर जाके जब इकट्ठा हो जाता है और ठंडा होकर बादल बना लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम कंडेंसेशन यानी कि संघनन, और फिर बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। जल चक्र में जल वाष्प के ठंडा होकर पानी की छोटी बूंदों में बदलने और बादल बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं, घनीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर जो ऊपर उठता है उसे वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। और वर्षा क्या होती है? बूंदें भारी होकर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, रेन कहते हैं। ठीक है, और संघनन इसका आंसर हो गया। अब भाई ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने पिछली वीडियो में करा दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम दोबारा से भी ले आए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अभी लाए हम दोबारा इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो बार बार हमारे सामने आती हैं ना तो अपने आप याद हो जाती हैं, तो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस क्वेश्चन देखेंगे आपको याद आ गया होगा, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जाएगा, तो एग्जाम में जैसे ही आएगा आप आसानी से कर लेंगे। गिद्ध, बाज और चील जैसे पक्षी मनुष्यों की तुलना में कितनी दूर तक देख सकते हैं भाई? कितनी दूर तक देख सकते हैं? 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, अगर मनुष्य 1 मीटर तक यानी कि 1 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है तो ये 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं आसानी से। अगर मनुष्य 2 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है तो ये 8 किलोमीटर तक आसानी से देख सकते हैं, मतलब 4 गुना ज़्यादा देखेंगे भाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में कम पानी में भी जीवित रहने वाला और छाया देने वाला महत्वपूर्ण पेड़ कौन सा है? तो रेगिस्तान की बात आती है तो उसमें भाई एक ही ऐसा पेड़ है जो छाया भी देता है और
इतने कम पानी में यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी में भी जीवित रहता है, उसका नाम है खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी का पेड़ ऑप्शन नंबर बी। इसकी एक्चुअली विशेषता है, ये जो खेजड़ी का पेड़ जो होता है, ये खेजड़ी का जो पेड़ होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं ना, ज़मीनें बहुत गहराई तक होती हैं, बहुत गहराई तक होती हैं, इसलिए ये सूखता नहीं है। नीचे की जो धरती के अंदर जो नमी होती है उसको ये सोख के ऊपर तक ले आता है, इसलिए ये गर्मी में भी, तपती धूप में भी हरा भरा रहता है और ठंडी छाँव देता है, छाया और घनी छाया देता है एक्चुअली, क्योंकि इसकी जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी नीचे ज़मीन में घुसी हुई, तो उससे नीचे से नमी को ये ऊपर खींच लेता है, अपना पोषण करता रहता है। ठीक है, देख लेते हैं भाई इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो रेगिस्तानी इलाकों में कम पानी में जीवित रहने और घनी छाया देने वाला सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय पेड़ जो है खेजड़ी है, जिसे इंग्लिश में प्रोस्पिस सिनेरेरिया कहते हैं। ठीक है, इसे राजस्थान राज्य का वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का राज वृक्ष भी है। एक्चुअली खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान का राज वृक्ष भी है। इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। मरुस्थल का क्या कहते हैं इसे? कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज वृक्ष कौन सा है, तो वो कौन सा है भी? खेजड़ी। क्योंकि ये भीषण गर्मी और सूखे में भी हरा भरा रहता है, और इसकी विशेषता मैंने बता दी क्यों रहता है हरा भरा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, नीचे से नमी को सोख लेती हैं। ठीक है, तो कम पानी की आवश्यकता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं जो ज़मीन के भीतर से नमी खींच लेती हैं, और घनी छाया और ठंडक इस चिलचिलाती धूप में इंसानों और पशुओं को ठंडी और राहत भरी छाया देता है। कौन? खेजड़ी का पेड़। तो भाई कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं, की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? भाई हीमोग्लोबिन या लोहे की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से, कई बार आपने सुना होगा ना कि इसके अंदर खून की बहुत कमी हो गई। खून क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन ही होता है। खून में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से जो बीमारी होती है, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं कि भाई इसे एनीमिया हो गया है। तो वही बीमारी होती है भाई एनीमिया, जो सूख जाते हैं बच्चे, बिल्कुल पतले हो जाते हैं सूख के, उनमें खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई? उन्हें आयरन की सिरप चलाते हैं, आयरन वाली दवाइयाँ खिलाते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उनकी एनीमिया दूर हो जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और उनकी एनीमिया सही हो जाए, उनकी कमजोरी दूर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी एनीमिया क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी को या आयरन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में भी थोड़ा देख लेते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से मुख्य रूप से एनीमिया, या जिसे आम भाषा में रक्त कल्पता या खून की कमी कहा जाता है, बात एक ही है, एनीमिया कह लो या खून की कमी कह लो। एनीमिया के मुख्य लक्षण बहुत अधिक कमजोरी और थकान महसूस होना, चेहरे और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। इसके मतलब लक्षण क्या है भी? इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, थकान होने लगती है, और चेहरे और त्वचा पर रंग, चेहरे और त्वचा का जो रंग होता है, स्किन का रंग पीला पड़ने लगता है, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलने लगती है, सिर दर्द रहने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। साथ में बाल भी झड़ते हैं, नाखूनों का कमज़ोर होना भी होने लगता है, मतलब नाखून भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो किस में होते हैं भी? एनीमिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्योंकि इसके सारे ऑप्शन नहीं देख लिए रहे थे, तो हमने थोड़ा सा छोटा करके इस पर अब हमें सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन सा कीट या कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो भाई चींटी होती है, रेशम का कीड़ा होता है, मच्छर होता है, मक्खी होती है। तो वो होता है भाई रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराया था, चींटी भी मतलब उसकी गंध से रास्ते को पकड़ लेती हैं, लेकिन कई किलोमीटर दूर तक नहीं पकड़ पाती हैं चींटियाँ। लेकिन जो रेशम का कीड़ा जो होता है वो कई किलोमीटर दूर, अगर एक रेशम का कीड़ा है तो दूसरे रेशम के कीड़ा जो कि 1-2 किलोमीटर दूर है, वो अगर उसके पास जाना चाहे तो पहुंच जाएगा। कैसे जाएगा? उसकी गंध को सूंघते हुए। अब ये गंध कौन सी होती है?
और वो कैसे सूंघता है, ऐसी क्या चीज़ होती है रेशम के कीड़े में, इन सब चीज़ों के बारे में भी अभी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। फिलहाल तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशम का कीड़ा हो जाएगा, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है और पहुंच जाता है। तो भी रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, ये बात होगी। अब गंध पहचानने की प्रक्रिया जो होती है, एक फेरोमोन नाम का क्या होता है, मादा रेशम कीट हवा में फेरोमोन नामक एक विशेष रासायनिक गंध छोड़ती है। जो गंध होती है उसको नाम दिया गया फेरोमोन। क्या? फेरोमोन नामक एक विशेष रासायनिक गंध छोड़ती है। कौन? जो मादा होती है, रेशम कीड़ा जो होता है, मादा मतलब फीमेल जो होती है, वो फेरोमोन नाम की एक गंध छोड़ती है। फिर सेंसर्स, उसमें क्या होता है, नर जो होते हैं, नर सेंसर्स, नर जो रेशम कीट होते हैं, मतलब मेल, मतलब ये तो हो गई फीमेल। फीमेल में एक क्या होती है, फीमेल जो होती है एक गंध छोड़ती हैं जिसका नाम है फेरोमोन। लेकिन जो नर होते हैं मतलब मेल पुरुष जो होते हैं रेशम कीट, वो अपने सिर पर पंखनुमा एंटीना होते हैं। उनके सिर पर क्या होता है, एक पंखनुमा एंटीना होता है। उसकी सहायता से उसे मतलब पता चल जाता है, उसे स्मेल आ जाती है कि इधर है और इधर हमें जाना है। तो दूरी ये एंटीना हवा में मौजूद उस रासायनिक गंध के अणु मॉलिक्यूल को भी कई किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। मतलब सूंघ लेता है, सेंसर जो होता है लगा हुआ पंखनुमा, उससे सूंघ लेता है और फिर उसकी सहायता से वो अपने मादा के पास, अपने पार्टनर के पास, जो मेल होता है अपने पार्टनर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अपनी पत्नी कह सकते हो, गर्लफ्रेंड कह सकते हो, उनके पास पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो गोलकुंडा किला है वो कहाँ भी हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं कि गोलकुंडा किला कहाँ है, इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में है। यह ऐतिहासिक दुर्ग हैदराबाद शहर के पश्चिमी हिस्से में मुख्य शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब इसके निर्माण की बात करें तो इसका मूल निर्माण जो हुआ था 1143 ईस्वी में हुआ था। और किसने कराया था? भी शासक जो था उस समय, इससे बाद में कुतुबशाही वंश और बहमनी सुल्तानों द्वारा मजबूत बनाया गया। प्रसिद्ध यह किला अपने अनूठे ध्वनिकी और बेशकीमती हीरो, यानी कि जिसे कोहिनूर हीरा कहते हैं, कोहिनूर के व्यापार के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोहिनूर के जो हीरे हैं मिलते हैं, इसका व्यापार होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? भी तेलंगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं मृत सागर वाला। ये भी क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में लेकर आए थे, लेकिन अब इसमें और थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। मृत सागर, जिसे हम डेड सी कहते हैं, कि 1 लीटर पानी में लगभग कितना नमक होता है। हमने पिछली वीडियो में इसमें जाना था कि भाई मृत सागर जो होता है बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, और खारा होता है इस वजह से अगर उसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो वो डूबता नहीं है, कोई भी पशु पक्षी उसमें डूबता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है उसका घनत्व की वजह से। ठीक है, अब ये कितना खारा होता है तो मैं आपको बता दूं, ये 33 से 34% खारा होता है। मतलब कह सकते हैं आप 33% से 34% इसमें नमक होता है। मतलब 1 लीटर अगर 1000 ml है, 1000 ml है, तो इसमें कितने ml होगा पानी? इसमें होगा लगभग 300 से 350, 300 से 350 तक, 300 से 342 तक या 350 तक इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है भी 340 मान सकते हो। 300 से 340 तक आपका क्या होता है, मतलब तक जो है नमक होता है। जो मतलब जो साधारण समुद्र होते हैं उनमें इतना नमक नहीं होता है, इनमें 33 से लगभग 34% होता है। इसमें 100 ग्राम नहीं होता है भी, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, तो 300 ग्राम हम लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम कम से कम होता है। ठीक है, नमक होता है इसमें। अब इस वजह से पता है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो इस वजह से इस समुद्र में आपको मछली वगैरह नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो घनत्व की वजह से वो मर जाती हैं अंदर, तो वो नहीं रह पाती। ज़्यादा पानी खारा होता है, नमक ज़्यादा होता है इस वजह से, और इस वजह से कोई डूबता भी नहीं, तैरता रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई मृत सागर
कि 1 लीटर पानी में 340 ग्राम या 300 से 342 ग्राम के बीच नमक होता है। यह सामान्य समुद्री पानी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक खारा होता है। 10 गुना अधिक खारा होता है सामान्य समुद्री पानी की अपेक्षा। और तैरना आसान है इसमें, क्योंकि तैरते ही रहते हैं। अगर अधिक नमक के कारण पानी का घनत्व बहुत बढ़ जाता है, जिससे कोई भी इंसान इसमें बिना डूबे आसानी से तैर सकता है। जीवन का अभाव, अत्यधिक खारेपन के कारण इसमें मछली या पौधे जीवित नहीं रह पाते। इसी वजह से इसे मृत सागर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवित रह नहीं पाते। मछली अगर किसी भी तरह से पहुंच जाए तो इसमें जीवित नहीं रह पाती है, मृत्यु हो जाती है। कोई भी पौधा या कोई मछली हो तो उसमें जीवित नहीं रह पाता है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे मृत सागर भी कहा जाता है। और इसमें लगभग 300 ग्राम कम से कम नमक पाया ही जाता है, 300 से 342 ग्राम तक, या एमएल कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। घड़सीसर नाम का तालाब जो 9 तालाबों का समूह था, राजस्थान के किस शहर में है? कहाँ है भाई? जयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है या उदयपुर में? तो ये भाई कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है भाई? जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, जैसलमेर में। बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। घड़सीसर, जिसे गड़ीसर तालाब राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर में स्थित है। यह अलग अलग ऊंचाइयों पर बने 9 आपस में जुड़े तालाबों और झीलों का एक सुंदर समूह है, जिसे वर्षा जल संचयन के लिए बनाया गया था, जो कि जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पचमढ़ी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है, और इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो हैली था, हैली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। और ये कौन से राज्य में पाया जाता है भी? पहले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बन गया, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भी? उत्तराखंड में। कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है जिम कॉर्बेट। लेकिन पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी इसकी स्थापना। यह भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, और पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका तो उत्तराखंड हो गया आंसर। लद्दाख में स्थित चांगथांग इलाके में रहने वाली चांगपा जनजाति कौन से विशेष पशु पालती है भाई? कौन सी पालती है? गाय भैंस पालती है? बिल्कुल नहीं पालती। ऊँट पालती है? नहीं। घोड़े पालती है? नहीं। तो ये क्या पालती है? चांगथांग, जो या आप कह सकते हैं जो चांगपा जनजाति है, ये कौन से जानवर पालती है? तो मैं आपको बता दूं, पश्मीना बकरियां। पश्मीना बकरियां। और मैं आपको बता दूं, ये जो बकरियां होती हैं, इन बकरियों के ऊपर जो बाल होते हैं उनको हटा के ये क्या करते हैं? एक चादर बनाते हैं, एक शॉल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पश्मीना। पश्मीना शॉल। क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल। इसे हम पश्मीना शॉल कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, क्योंकि बालों की बनी होती है, बकरियों के भेड़ों के बाल की बनी होती है, तो ये बहुत ही हल्की होती है और बिल्कुल पतली सी होती है। लेकिन ये एक शॉल आपकी जो मोटी मोटी घर पे होंगी शॉलें, 6 शॉलों के बराबर होगी एक शॉल। 6 शॉल के बराबर होगी आपकी एक शॉल, जो कि बहुत हल्की भी होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हल्की फुल्की ठंड में आप इसे पश्मीना शॉल को ओढ़ लें तो आपको गर्मी लगने लगेगी, आपको पसीना आने लगेगा। लेकिन ये बहुत महंगी होती है, क्योंकि काफ़ी दिन इन्हें, क्योंकि ये हाथ से ही बुनी जाती हैं, तो इसे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें। ठीक है, तो लद्दाख की चांगपा ट्राइब ऑफ लद्दाख, मतलब लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो हाई एल्टीट्यूड पे रहती है। तो इस ऐसे इलाके में रहने वाली चांगपा जनजाति विशेष रूप से चांगरा या पश्मीना बकरी पालती है। एक्चुअली चांगरा भी कहते हैं वहाँ पे वो, और पश्मीना कहा भी जाता है। तो पश्मीना बकरी पालती है। इसके अलावा वे याक, भेड़ और घोड़े भी पालते हैं। इन बकरियों के मुलायम बालों से दुनिया का प्रसिद्ध और महंगा पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन प्राप्त होता है और उसे बुनकर ये चादर बनाते हैं, जो कि आम
जो आम चादरें होती हैं उनकी 6 चादरों के बराबर अकेली चादर होती है, पतली सी होती है और हल्की सी होती है। फिलहाल तो इसका आंसर पश्मीना बकरियां हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पश्मीना शॉल सामान्य स्वेटर की तुलना में लगभग कितनी गर्म होती है? तो अभी हमने बताया 6 स्वेटरों के बराबर या 6 शॉल के बराबर अकेली होती है। तो 2 स्वेटर नहीं है, 6 स्वेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, एक पश्मीना शॉल सामान्य स्वेटर की तुलना में लगभग 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। हालांकि ये वजन में बहुत हल्की और पतली होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्योंकि हाथी बुनाई होती है इसमें, इसलिए इसके रेशे इतने नाजुक होते हैं कि इन्हें मशीनों से नहीं बुना जा सकता, इसलिए हाथों से बुने जाते हैं। और एक शॉल को हाथ से बनाने में 250 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं भाई एक शॉल को बनाने में। कि भाई अगर कोई 10 घंटे भी काम करे, अगर कोई 10 घंटे भी काम करे लगातार एक दिन में, तो कम से कम 25 दिन लगेंगे उसे एक शॉल बनाने में। समझ सकते हैं? तो इतना टाइम लगता है भाई, तो जाहिर सी बात है महंगी तो होगी। तो कैसी लग रही है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। बिहू, तो बिहू तो है अभी असम का। चिराव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गरबा आपका जो है गुजरात का हो जाता है और भांगड़ा पंजाब का हो जाता है। फिलहाल तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है चिराव विल बी द राइट आंसर। तो मिजोरम राज्य का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य चिराव नृत्य है। इसे आमतौर पर बांस नृत्य, मतलब क्योंकि इसमें बांस यूज किए जाते हैं इसलिए इसे बम्बू डांस या बांस नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बांस की लंबी छड़ियों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। किसमें? चिराव में। तो ये कहाँ का है? मिजोरम का। ये आपको याद रखना है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब कौन सा शिकारी पौधा जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, छोटे कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है? तो इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए अलग अलग तरह से थोड़ा घुमा के हम ये क्वेश्चन लाए हैं। तो वो कैक्टस तो होता नहीं है, मनी प्लांट भी नहीं होता है, एलोवेरा भी नहीं होता है। तो मनी प्लांट और एलोवेरा और कैक्टस तो आपने देखा भी होगा, लेकिन निफेंथिस हो सकता है ना देखा हो। तो ये निफेंथिस ही ऐसा, तो आप इससे भी आंसर लगा सकते हैं भी। मनी प्लांट नहीं खाता है भी, चूहों को नहीं खा पाता है, कीड़े मकोड़ों को नहीं खा पाता है, एलोवेरा भी नहीं खा पाता है, कैक्टस भी नहीं खा पाता है, उसमें कांटे जरूर होते हैं लेकिन खा नहीं पाता है। लेकिन निफेंथिस जो होता है उसमें एक इस तरह से बना हुआ होता है, खुला हुआ होगा, लेकिन इसमें कोई चूहा या कीड़ा मकोड़ा आएगा फिर ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें सेंसर होता है, आप ये कह सकते हो, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है और फिर उसको ख़त्म कर देता है, हजम कर जाता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे हम खाने को खाते हैं वो हजम हो जाता है, वैसे ये खा लेता है और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी निफेंथिस, पिचर प्लांट जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मेढक, छिपकली और छोटे चूहों तक को फंसाकर खा जाने वाले शिकारी पौधे, इसे शिकारी पौधा कहते हैं, ये क्या है? पिचर प्लांट। ये वैज्ञानिक रूप से निफेंथिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके थे, लेकिन इसे थोड़ा सा घुमा के ले आए हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला कौन है? वो हमसे पूछी गई। तो वो कौन है भाई? बछेंद्री पॉल। कौन है भाई? बछेंद्री पॉल। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन नहीं था, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम पूछा गया था पिछली वीडियो में, तो वो कल्पना चावला हो गई थी। लेकिन अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और भारत की पहली और दुनिया की 5वीं जो महिला हैं उनका नाम जो है वो क्या है? बछेंद्री पॉल। क्या नाम है उनका भी? बछेंद्री पॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं बछेंद्री पॉल हैं। उन्होंने 23 मई 1984 को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी, बछेंद्री पॉल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
कांच के जार या बोतल में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में अच्छी तरह क्यों सुखाया जाता है? अब भाई ये तो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं क्या भाई, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया फफूंद ना आए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, हमारे पेट का पाचक रस जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं प्रकृति में कैसा होता है भाई? क्षार होता है या अम्ल होता है? अम्ल होता है। अब इस क्षार अम्ल क्या होता है ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। एक पीएच स्केल आपने देखी होगी, पीएच स्केल जो होती है वो 0 से 14 तक होती है, बीच में 7 आता है। तो मैं आपको बता दूँ 0 से 7 के बीच, मतलब 7 से कम अगर किसी का पीएच मान है, अगर 7 से कम किसी का पीएच मान है तो वो होता है एसिडिक नेचर का। कैसे भी एसिड नेचर का होता है, मतलब अम्ल कह सकते हैं, अम्ल नेचर का होता है, अम्ल होता है। और 7 से 14 के बीच यानी कि 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होता है वो होता है क्षार नेचर का, मतलब बेस होता है। वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है। और जो 7 जिसका पीएच होता है जैसे पानी, वो क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन होता है ना। वो एक्चुअली क्या है ना, जो क्षार होते हैं वो होते हैं कड़वे, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं स्वाद में। लेकिन उदासीन क्या होता है? पानी, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो जैसे पानी है वो उदासीन हो जाता है। लेकिन जो पाचक रस है वो प्रकृति में कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं, हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने का काम तो भी आपने देखा होगा H2SO4 जो होता है वो चीज़ों को गला देता है। तो जो खाना होता है, अब खाना को पचा रहे हैं, अंदर पच रहा है, तो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर की कोई चीज़ होगी तभी तो पता होगा। तो जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा लोगों के पेट में दर्द होता है, एसिडिटी वगैरह, जलन वगैरह पड़ती है, तो आप क्या करते हैं? उसमें छाल लेते हैं, छाल लेके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? सही हो जाते हैं। हमारे पेट यानी अमाशय में बनने वाला पाचक रस या जठर अम्ल जिसे गैस्ट्रिक जूस यानी कहते हैं, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, प्रकृति में अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है। अब आप समझ गए, इसमें दिया भी 1.5 से 3.5 के बीच। तो हमने बताया 7 से कम जिसका पीएच होता है भाई, 7 से कम जो पीएच होता है वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, यानी कि अम्ल होते हैं। तो भाई इसका तो जो पीएच मान है वो 7 से बहुत कम है, तो ये कैसा होता है भाई? एसिड नेचर का होता है, अम्ल नेचर का होता है। इसमें मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में कौन सा होता है भाई? HCl पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसके कारण होता है इसका पीएच इतना कम, क्योंकि HCl का पीएच इतना ही होता है। तो ये अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो कैसी लग रही है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल बरूनी जो थे एक किस देश से भारत आए थे घूमने के लिए? भारत की यात्रा पे जो आए थे विदेशी व्यक्ति जिनका नाम था अल बरूनी, ये भारत किस देश से आए थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? अफ़गानिस्तान के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, ईरान के थे या चीन के थे? ये हमसे पूछा गया ये कहाँ के थे। तो भाई ये कहाँ के थे? ये जो थे वो कहाँ थे भी? अफ़गानिस्तान के तो नहीं थे, ईरान के भी नहीं थे, चीन के भी नहीं थे, ये थे उज़्बेकिस्तान के। उज़्बेकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। ज़मीन से तेल निकालकर रिफाइनरी में भेजने पर उससे क्या क्या प्राप्त होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो केवल पेट्रोल तो नहीं हो सकता, जिसमें केबल आ रहा है वो तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी केबल आ रहा है, इसमें भी केबल आ रहा है। आप हमेशा ज़्यादातर आप ये देखिएगा, जिस ऑप्शन में केबल दिया होगा वो आपका ऑप्शन राइट होगा ही नहीं। अगर उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हो सकता है, वैसे नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो भाई पेट्रोल भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, केवल CNG भी नहीं होगी। तो उससे जो होता है तेल निकाला जाता है ज़मीन से, उसमें भी
पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, सीएनजी भी होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, एलपीजी होता है और मोम, ये सारी चीज़ें उससे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो पेट्रोल वालों के लिए पेट्रोल दे दिया जाता है, डीजल वालों को डीजल और केरोसिन भी निकाला जाता है इससे। तो केवल एक चीज़ नहीं निकलती इस तेल से, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मोम और केरोसिन सभी निकलते हैं। बाकी इसमें थोड़ा डिटेल में भी हम देख लेते हैं। जमीन से निकाले गए कच्चे तेल जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं को रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे अलग किया जाता है तेल को। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसे हम प्रभावी आसवन प्रक्रिया कहते हैं, इसके द्वारा गर्म करके अलग अलग तापमान पर कई उपयोगी उत्पाद जैसे एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेफ्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल और डोमर जिसे बिटुमेन कहते हैं प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और मोम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।